हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वाईडी देवांगन और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है केम एडिक्ट। तो आज जो हम टॉपिक इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड हर एक एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे और ये इतने ईजी होते हैं कि इनको बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। पर हम गलती कहां करते हैं कि हम वही बुक का ट्रेडिशनल मेथड इन क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और अपना सारा समय वेस्ट कर देते हैं। तो इसी से बचने के लिए आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो बेस्ड है हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पर। अब हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना होगा। अगर आपको नहीं पता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक ऊपर चल रहा है और साथ ही साथ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। चाहे तो आप ये लेक्चर देखकर आ सकते हैं, उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप वीडियो में बने रहना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं एक पिक्चर शेयर कर रहा हूं जिसमें ये जो सारे ग्रुप हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन ग्रुप के ऊपर में लिखे हुए हैं। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है जो एल्कली मेटल कहलाते हैं। इनमें जितने सारे एटम आ रहे हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर में लिखा हुआ है, जो डिजिट लिखा हुआ है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहां मान लो फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जितने भी रुबिडियम, जितने भी फर्स्ट ग्रुप में एटम हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, एक। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये जो सेकंड हमारा ग्रुप है जिनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके ऊपर में लिखा हुआ है दो। तो इसका मतलब इनमें जितने सारे एटम आने वाले हैं सेकंड ग्रुप में उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो। वैसे ही हम जब पी ब्लॉक के एलिमेंट में जाएंगे बोरॉन फैमिली में, तो बोरॉन फैमिली के ऊपर में लिखा हुआ है तीन, थ्री। तो इसका मतलब ये है कि बोरॉन फैमिली में जितने सारे एटम आ रहे हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, तीन। अब वैसे ही हम जब आगे बढ़ते जाएंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं। जैसे जो कार्बन फैमिली है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं चार, उसके बाद जो नाइट्रोजन फैमिली है उनके पांच, ऑक्सीजन फैमिली के छह और हैलोजन फैमिली के साथ। वैसे ही जो इनर्ट गैसेस हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो अगर आपको निकालने का झंझट नहीं पालना है, डायरेक्ट आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पिक्चर का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको याद क्या रखना है कि कौन से ग्रुप में कौन से एटम आते हैं, उसके हिसाब से ऊपर लिखा हुआ डिजिट आपको याद हो जाना चाहिए। डायरेक्ट आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फंडा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक दो एग्जाम्पल के साथ, और वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एक मैं ले रहा हूं CH4 जिसको हम बोलते हैं मेथेन, CH4, और एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं अमोनिया NH3, ठीक है। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सेंट्रल एटम देखना है, सेंट्रल एटम। अब ये सेंट्रल एटम होते क्या है, कोई भी जब मॉलिक्यूल होता है तो उसके बीच में जो एटम होता है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, और उसके चारों साइड जो है वो सराउंडेड एटम उनको घेरे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल एटम जो कम संख्या में होगा उनको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। जैसे यहाँ कार्बन एक है तो ये कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन तीन है, तो यहाँ नाइट्रोजन जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेंट्रल एटम रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, इतना कर लिए, उसके बाद आपको इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फंडा मैं बता चुका हूं, आप फोटो से जाकर देख सकते हैं कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं चार। करना क्या है, आपको ये इस तरीके से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेना है। इसको लुईस स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ऐसे डॉट के फॉर्म में आपको इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना है। जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वहां आपको शो हो रहा होगा, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से आपको डॉट के फॉर्म में इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो बचे हुए एटम्स हैं, जो अटैच्ड एटम्स हैं, उनको यहां जोड़ना है।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग एटम हैं वो अलग अलग टाइप से जुड़ते हैं। जैसे कोई एटम होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, कोई एटम डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और कोई एटम जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं उनको बोला जाता है मोनोवैलेंट एटम, जो डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे उनको डाइवैलेंट, और जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे उनको ट्राइवैलेंट एटम बोला जाता है। तो कौन कौन से ऐसे एटम होते हैं जो मोनोवैलेंट होते हैं, ऐसे कौन से एटम है जो डाइवैलेंट, और ऐसे कौन से एटम है जो ट्राइवैलेंट होते हैं, वो हमें जानना जरूरी है। तभी तो उनके हिसाब से उनको अलग अलग बॉन्ड से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा याद करने के लिए लिख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एटम हैं जो मोनोवैलेंट होंगे, मोनोवैलेंट, और कौन से एटम होंगे जो डाइवैलेंट होंगे, और कौन से एटम होंगे वो ट्राइवैलेंट होंगे। तो ये डाइवैलेंट, फिर हम लिखेंगे ट्राइवैलेंट। ठीक है, तो मोनोवैलेंट जो एटम होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन, और जो हैलोजन आते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मोनोवैलेंट होते हैं। इसका मतलब ये कितने बॉन्ड से जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, और चाहे तो आप और लिख सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर में जब माइनस चार्ज होता है तो वो मोनोवैलेंट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, तो इतने सारे जो हैं हमारे ये मोनोवैलेंट होते हैं। डाइवैलेंट में कौन कौन से आते हैं, डाइवैलेंट में आते हैं एक तो ऑक्सीजन और एक है सल्फर। दोनों में डिफरेंस है, ये ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है तब वो मोनोवैलेंट कहलाएगा, ये ऑक्सीजन में कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तब ये डाइवैलेंट होगा, दो बॉन्ड से जुड़ेगा। वैसे ही सल्फर भी डाइवैलेंट होता है, दो बॉन्ड से जुड़ता है। ट्राइवैलेंट जो नाइट्रोजन होता है जब ये सेंट्रल एटम से जुड़ता है तो ये तीन बॉन्ड से जुड़ेगा, ट्राइवैलेंट कहलाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा याद आपको करना है कौन से मोनोवैलेंट है, कौन से डाइवैलेंट है और कौन से ट्राइवैलेंट है। चलिए आते हैं फिर से टॉपिक पर। यहां कार्बन जो है सेंट्रल एटम, और इन चार हाइड्रोजन को हमें इस सेंट्रल एटम में जोड़ना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम होता है। कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड क्या करेगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा जोड़ने के लिए। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन हो गया। ऐसे कितने हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन। तो इसके चार के चार इलेक्ट्रॉन चार हाइड्रोजन को जोड़ने में पार्टिसिपेट कर लिए, यूज हो गए। ठीक है, अब यहां देखते हैं NH3, यहां भी नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और यहां तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होने के कारण एक एक बॉन्ड से जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। ठीक है, तीन जो हमारे हाइड्रोजन है तीन इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। अब यहां दोनों में ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे चार। ठीक है, और यहां ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, तो इसके पास और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। ठीक है, पर यहां देखने से पता क्या चलेगा कि यहां नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बनाया है, जिसके कारण ये तीन इलेक्ट्रॉन का यूज कर चुका है तीन बॉन्ड बनाने के लिए। पर बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास यहां पर दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो पेयर है। ठीक है, तो इस पेयर को हम बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक है, मतलब बॉन्ड बनाने के बाद जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उनके पेयर को बोला जाता है लोन पेयर। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इसी की जरूरत है, लोन पेयर की, और इस सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं, ये दोनों चीजों से ही हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, कैसे हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक कोई सा भी कैरेक्टर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया Z। ठीक है, अब Z मुझे निकालना है, तो Z हम कैसे निकालेंगे, ये होता है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। ठीक है, इसको इसके साथ ऐड करना है किसको, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, 5 पैसे का टेंशन नहीं लेना है, देखते ही बनते हैं। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, ये है अटैच्ड एटम, जो जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम से, जो जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं अटैच्ड एटम। इनको लिखना है और किसको जोड़ना है इसके साथ, ऐड किसको करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने लोन पेयर है उनको ऐड करना है।
ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इससे हटकर एक और चीज बात करते हैं जो जानना आपको जरूरी है। ये S जो होता है, हमारे पास कितने सारे सबशेल होते हैं, S P D F ऐसे होते हैं। तो S में ऐसे एक ऑर्बिटल होता है, ये S का है, ठीक है। अब उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो P मिलता है, और P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, Px Py और Pz, ठीक है। ये है P के ऑर्बिटल्स, ठीक। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है D के ऑर्बिटल्स, ठीक है। D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे D के 5 ऑर्बिटल्स। अब हमें ये और ये दोनों को रिलेट करना है। मतलब अगर Z की वैल्यू 2 आया, अब मैंने क्यों बोला कि Z की वैल्यू 2 आया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं। अब एक अकेला ऑर्बिटल तो मिल नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए मिनिमम कितनी वैल्यू आएगी, 2 ऑर्बिटल तो कम से कम मिलेंगे, और Z की वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम में आएगी 2, ठीक है। तो Z की वैल्यू अगर 2 आया तो आपको क्या करना है, 2 ऑर्बिटल्स गिनने हैं। कैसे गिनने हैं, ये जैसे S का एक ऑर्बिटल, अब 2 करने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, S तो खत्म हो गया, S के बाद मुझे कहां जाना पड़ेगा, P, तो S और यहां P, तो ये क्या कहलाएगा, SP, ठीक है। अगर Z की वैल्यू 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 2 ऑर्बिटल आपको गिनने हैं, एक S का और एक P का, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा SP, ठीक है। अगर Z की वैल्यू 3 आया तो क्या करोगे आप 3 करने के लिए, यहां पर एक S का लोगे, और P का कितना लेना पड़ेगा 3 करने के लिए, P का लेना पड़ेगा 2 ऑर्बिटल, S के 1 और P के 2, तो ये हो जाएगा sp2, ठीक है। sp2, P के 2 ऑर्बिटल, तो sp2 मतलब यहां पर टोटल कितना आ गया, P के 2 और S के 1, तो टोटल आया 3। तो हमें क्या करना है, इन ऑर्बिटल्स को गिनकर किसकी वैल्यू के बराबर करना है, Z की वैल्यू के बराबर। एक और करके देख लेते हैं, जैसे Z की वैल्यू आया 4, तो 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, S का एक ऑर्बिटल लूंगा, और P का कितना लेना पड़ेगा, ये 3, तो 3 और 1 कितने हुए, 4, sp3, ये 3 और ये 1 4। तो हमें क्या करना है, यही ऑर्बिटल्स को इसके बराबर करते जाना है। क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है Z की वैल्यू के साथ, वो लिखते जाते हैं। जैसे Z की वैल्यू है, ये यहां पर लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ Z, ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अब यहां वैल्यू अगर 2 आया, Z की वैल्यू 2 आया, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन देता है ये है S और ये P, वैसे ही गिनेंगे, S 1 और ये P 2, तो 2 ऑर्बिटल्स गिनने हैं, ठीक है। चलो आगे, अगर Z की वैल्यू है 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, 3 ऑर्बिटल गिनिए, S 1 हो गया, तो P के कितने आएंगे, 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, ठीक है। अगर Z की वैल्यू है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 4 ऑर्बिटल गिनने हैं, S के 1 और 4 करने के लिए P के कितने लेने पड़ेंगे, 3, तो 3 और 1 4, ठीक है। 5, अगर Z की वैल्यू 5 है तो क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp के 3, अब 3 जो है वो खत्म हो गए, क्योंकि P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। हमें कहां जाना पड़ेगा, D के पास, तो D के कितने ऑर्बिटल्स लेने पड़ेंगे 5 करने के लिए, ये 1 और 3, 1 और 3 कितने हुए 4, तो D का 1 लेना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये इसका टोटल कितना हो जाएगा 5। अगर Z की वैल्यू है 6, तो क्या आने वाला है हाइब्रिडाइजेशन, sp के आएंगे 3, अभी ये 3 और 1 4 हुए हैं, मतलब D के कितने लेने पड़ेंगे 2, तो क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, ठीक है। एक और कर लेते हैं, अगर Z की वैल्यू है 7, तो क्या करेंगे, 7 ऑर्बिटल गिनेंगे, S का 1, P का 3, ये टोटल हो गया 4, और D के कितने आएंगे, D के आएंगे 3, तो ये 3 3 6 और 1 7, ठीक। इस तरीके से हम Z की वैल्यू से ये हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। एक और चीज इसी में ऐड कर लेते हैं, और वो क्या चीज है, वो है ज्योमेट्री। साइमल्टेनियसली हम इनके हाइब्रिडाइजेशन से इनका ज्योमेट्री भी लिख सकते हैं तुरंत, ठीक है। तो जहां जहां हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे वहां वहां उनका ज्योमेट्री भी लिख देंगे। तो sp जब हाइब्रिडाइजेशन आता है तो इसका ज्योमेट्री आता है लीनियर। sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आया तो इसका ज्योमेट्री आता है ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ठीक है। sp3 के साथ ये ज्योमेट्री रखता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल।
वैसे ही sp3d के साथ ये ज्योमेट्री देता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर sp3d2 है तो इसका ज्योमेट्री आता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और sp3d3 इसमें ज्योमेट्री आता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये तो हमारा बन गया पूरा बेस। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, ये क्या क्या हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करेंगे तो जेड की वैल्यू से क्या क्या हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा और उसके साथ क्या क्या उनके ज्योमेट्री आएंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूले का यूज करके बहुत कम समय में हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन को बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। इन्हीं एग्जांपल को पहले ले लेते हैं। सबसे पहले मान लो मुझे निकालना है CH4 में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट काम आप इस सेंट्रल एटम को लिखिए ऐसे। इसके बाद दूसरा काम है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट के फॉर्म में ड्रॉ करना है। तो अगर आपको पता नहीं है कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो इसके थोड़े देर पहले मैं एक पिक्चर शेयर किया था, उसमें ये कार्बन के ऊपर में जो लिखा हुआ नंबर है वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जाकर देख सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं 4, ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब तीसरा काम क्या है कि ये जो जुड़े हुए एटम है, अटैच्ड एटम, उनको सेंट्रल एटम से जोड़ना है। क्योंकि हाइड्रोजन होता है मोनोवैलेंट एटम, तो ये कितने बॉन्ड से जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से। तो चारों हाइड्रोजन को आपको जोड़ने हैं ऐसे सिंगल बॉन्ड से, ये 3 और ये 4। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ जेड निकालना है। और वैल्यू ऑफ जेड कहां से निकलेगा, यहां से। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम गिनिए कितने हैं अटैच्ड एटम, ये सेंट्रल एटम से 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम हुए 4, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखिए, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बॉन्ड बनाने के बाद जो कुछ भी बच जाता है और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाते हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां तो 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के, वो चारों के चारों यूज हो चुके हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं। इसीलिए वैल्यू ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 0। इन दोनों का टोटल आएगा 4। अब करना क्या है, आपको 4 ऑर्बिटल्स गिनने हैं। s का 1 ऑर्बिटल आएगा और p के टोटल 4 करने के लिए कितने आएंगे, p के 3। तो p के 3 और s का 1, टोटल कितना आया, 4। इस तरीके से आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। अब sp3 के साथ ज्योमेट्री क्या आता है, ज्योमेट्री आता है इसका टेट्राहेड्रल। sp3 के साथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस तरीके से बहुत आसान है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, और हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकाल लिए तो उसका ज्योमेट्री भी आप बता सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये अमोनिया। मान लो मुझे अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। काम क्या है, नाइट्रोजन को जो सेंट्रल एटम है उसको लिखिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास, 5, 1 2 3 4 5। नहीं याद है जाकर देख सकते हैं जो फोटो शेयर किया गया है। हाइड्रोजन जोड़ने हैं, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये 1, ये 2 और ये 3, 3 हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड ऐसे बनाएंगे, एक एक बॉन्ड से जोड़ना है। वैल्यू ऑफ जेड कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ जेड कितना होता है, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3। अब इसके बाद जो बच गए इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं लोन पेयर। पेयर के फॉर्म में लेना है, 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो पेयर है लोन पेयर, उसकी वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, 3 + 1 = 4। 4 ऑर्बिटल गिनने हैं, s का 1 p के 3, तो sp3। और sp3 के साथ हमारा ज्योमेट्री क्या आता है, टेट्राहेड्रल। इससे और क्या आसान हो सकता है। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ ज्योमेट्री भी निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और बहुत आसान तरीके से हम सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। चलिए एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड से। मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड में आपको मैग्नीशियम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेने हैं जो होते हैं 2। अब क्योंकि क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम होता है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे।
Z की वैल्यू आपको निकालना है कहां से, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं 1 2, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ 0, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल आ जाएगा 2, 2 ऑर्बिटल्स आपको गिनने हैं, s का हो जाएगा 1 और p का हो जाएगा 1, तो टोटल कितना आया s और p 2। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसका ज्योमेट्री जो आता है वो होता है लीनियर। ठीक, दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो आपको BCl3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ड्रॉ करेंगे जो होते हैं 3, क्लोरीन मोनोवैलेंट है, यहां सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। Z की वैल्यू आपको निकालना है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3, क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, टोटल आया 3, 3 ऑर्बिटल आपको गिनने हैं, s का 1 और p का 2, तो टोटल कितना आ गया 3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो ज्योमेट्री आता है वो होता है ट्राइएंगुलर प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो आपको NF3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या करेंगे, नाइट्रोजन को लिखेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 3 जो हमारे फ्लोरीन है मोनोवैलेंट वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे 1 2 और ये 3। अब इसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको हम किस में लेते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर में होने चाहिए। ठीक, Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, टोटल आ गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, 4 ऑर्बिटल आपको गिनने हैं, s का 1 और p का कितना 3, तो ये टोटल हो गया 3 और 1 4। sp3 के साथ जो ज्योमेट्री आता है वो होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और आगे और एग्जांपल कर लेते हैं। फोर्थ, मान लो PCl3, इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको। क्या करेंगे, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, क्लोरीन मोनोवैलेंट है 1, ये 2 और ये 3, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर में आएंगे। Z की वैल्यू कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 दिख रहा है, तो टोटल आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 4 ऑर्बिटल गिनेंगे sp3 और इसका ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ क्या निकाल सकते हैं, उनका ज्योमेट्री भी। और एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लो मुझे निकालना है POCl3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन। क्या करने हैं, ये फास्फोरस के आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक, यहां 2 टाइप के एटम प्रेजेंट है, एक तो है क्लोरीन जो मोनोवैलेंट है और एक है ऑक्सीजन जो डाइवैलेंट है। तो मोनोवैलेंट को सिंगल बॉन्ड से जोड़िए और डाइवैलेंट को डबल बॉन्ड से जोड़िए। तो ये क्लोरीन है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे 1 2 और ये 3। ये जो हमारा ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे, ये 1 और ये 2, ये इस तरीके से। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ Z निकालना है, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4, 4 एटम अटैच्ड है इस सेंट्रल एटम से। नंबर ऑफ लोन पेयर, यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, जबकि यहां आप देखेंगे PCl3 में तो 3 क्लोरीन के बाद 1 लोन पेयर था, पर यहां ऑक्सीजन ने उस दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज 2 बॉन्ड बनाने में कर लिया, 2 बॉन्ड बनाने में कर लिया, इसीलिए यहां कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर आएगा 0, टोटल आएगा 4, 4 ऑर्बिटल गिनिए sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका ज्योमेट्री क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। मान लो 6 नंबर में ले लिया H2O। H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ऑक्सीजन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 और ये 5 और 6। ठीक है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं जो मोनोवैलेंट होते हैं 1 और ये 2, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। यहां ये 1 लोन पेयर और यहां ये दूसरा लोन पेयर। तो हमारा Z का वैल्यू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 और ये 2, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 1 और ये 2, तो ये इसकी वैल्यू भी है 2। टोटल आ जाएगा 4, 4 ऑर्बिटल्स गिनने हैं, 4 ऑर्बिटल्स गिनो, s का 1 और p का 3। sp3 के साथ इसका जो ज्योमेट्री आने वाला है वो होगा टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे
इसको मैं रब करने वाला हूं, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो आपको SF4 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या करेंगे, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं जो होते हैं 6। फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। Z की वैल्यू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4 प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां एक बचा हुआ है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1, टोटल आ जाएगा 5 ऑर्बिटल्स गिनने हैं, sp के 3 और d का 1, sp3d के साथ ज्योमेट्री क्या आएगा इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अगला करते हैं। मान लो SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। Z की वैल्यू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4 5 6 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, लोन पेयर 0, टोटल आएगा 6, sp3d2, 3 + 2 5 + 1 6, टोटल आया 6। sp3d2 के साथ जो ज्योमेट्री आता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। चलिए नेक्स्ट, मान लो आपको दिया गया जिनॉन डाइफ्लोराइड, इसमें जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, जिनॉन के होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये जो बच गए हैं वो लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और ये 3 लोन पेयर। पेयर के फॉर्म में लेना है क्योंकि इनको बोला ही जाता है लोन पेयर। ठीक है, तो 3 लोन पेयर हमारे पास हो गए। जेड की वैल्यू क्या आया, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2 3, टोटल क्या आया 5 ऑर्बिटल्स गिनने हैं, sp3 और d। sp3d के साथ जो ज्योमेट्री आता है वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट, XeF2 के बाद मान लो हम ले लिए XeF4, इसमें जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। जिनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 4 हमारे फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 2 ये 3 और ये 4। ये जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड की वैल्यू क्या आ गई, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, टोटल आ गया 6। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, 6 ऑर्बिटल गिनने हैं। जो ज्योमेट्री होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। अगला और कर लेते हैं। XeF6, इसमें जिनॉन का फिर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या होगा, जिनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हमारे फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 6, 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 और ये 6। ये जो बचा है वो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड की वैल्यू क्या आएगी, ये नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4 5 6 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, टोटल आ गया इसका 7 ऑर्बिटल गिनने हैं, sp3d3। ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अगला SO2 सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5 और ये 6। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। चलो, ऑक्सीजन होता है डाइवैलेंट एटम, कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, 2 बॉन्ड से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो एक ऑक्सीजन ने लिया 2 बॉन्ड और एक ऑक्सीजन ने फिर बनाया 2 बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो किस में आएंगे, लोन पेयर में। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, 2 एटम अटैच हैं इस सेंट्रल एटम से, तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हुए 1
टोटल कितना आया इसका 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, 3 ऑर्बिटल गिनेंगे sp2। ज्योमेट्री क्या आएगा, ट्राइएंगुलर प्लेनर। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो आपको SO3 दिया गया है और सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, तो सल्फर के आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो हर एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। Z की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0। टोटल कितना आया 3। 3 ऑर्बिटल्स गिनने हैं sp2। sp2 के साथ ज्योमेट्री आता है ट्राइएंगुलर प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं SO4 2-। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान क्या देना है, ये माइनस चार्ज देख के डरना नहीं है। यहां 4 ऑक्सीजन है जिसमें 2 ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। और मैं पहले ही बता चुका हूं, जब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज रहता है तो वो कैसा होता है, मोनोवैलेंट। तो जो माइनस चार्ज वाले ऑक्सीजन हैं उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ने हैं, ये 1 और ये 2। बचे 2 ऑक्सीजन वो न्यूट्रल हैं, कोई चार्ज नहीं है उसमें, तो वो डाइवैलेंट होंगे और 2 बॉन्ड से जुड़ेंगे। Z की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं बॉन्ड बनाने में, तो लोन पेयर कितने होंगे 0। टोटल आएगा 4 और हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आएगा sp3। 4 ऑर्बिटल्स गिनने हैं। इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 15 नंबर का। मान लो आपको निकालना है XeOF2 में जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगे, जिनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है हमारा मोनोवैलेंट एटम और ये ऑक्सीजन जो दिख रहा है वो क्या है, डाइवैलेंट एटम। ये 1 लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर। Z क्या होगा, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। टोटल आया 5। हाइब्रिडाइजेशन 5 ऑर्बिटल्स गिनने हैं sp3d। ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 16 नंबर का XeOF4। जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। जिनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 जो है वो मोनोवैलेंट एटम है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये 3 और ये 4। ये ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। एक जो बचा है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। टोटल आया 6 और 6 ऑर्बिटल जब गिनेंगे तो ये आएगा sp3d2। इसका ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अगला कर लेते हैं XeO2F2। जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। जिनॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख रहा है। इसमें 2 जो हैं मोनोवैलेंट एटम जो फ्लोरीन है, 2 है ऑक्सीजन जो डाइवैलेंट एटम है, डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। एक क्या बचा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Z निकालेंगे, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। टोटल कितना आया 5। 5 के साथ sp3d। ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अगला करते हैं XeO3F2। जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन 2 है,
तो ये 1 और ये 2। ऑक्सीजन है डाइवैलेंट, तो ये दो दो बॉन्ड से जुड़ेंगे, 1, ये 2, ये 3। Z की वैल्यू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4 5 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, लोन पेयर बचे ही नहीं है, 0। टोटल कितना आया? टोटल आया 5 और 5 ऑर्बिटल गिनेंगे तो sp3d के साथ ये ज्योमेट्री देगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलिए कुछ और जिनॉन के ऑक्साइड्स हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। जैसे जिनॉन डाइऑक्साइड, जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये डाइवैलेंट एटम डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। ये बच गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये Z निकालेंगे, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। टोटल आ गया 4 ऑर्बिटल्स गिनने हैं, sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट XeO4, जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे डाइवैलेंट होने के कारण। Z की वैल्यू आएगी नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं 1 2 3 4। सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं तो कोई लोन पेयर नहीं बचा, 0। टोटल आएगा 4 और 4 ऑर्बिटल गिनेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 और ज्योमेट्री हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं XeO2F4, जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दो हमारे डाइवैलेंट है ये और ये, 4 हमारे क्या है मोनोवैलेंट, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। Z की वैल्यू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे 0। टोटल आया 6, तो ये क्या बना लिया sp3d2 और जो ज्योमेट्री आएगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके से। और कर लेते हैं XeOF6, क्या होगा जिनॉन, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो डाइवैलेंट होगा, 2 बॉन्ड से जुड़ेगा। ये जो 6 फ्लोरीन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। Z की वैल्यू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 0। टोटल आएगा 7 और ये 7 ऑर्बिटल जब आप गिनेंगे sp3d3 आएगा और इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलो नेक्स्ट है CO3-, ठीक है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 उसके बाद 3 और ये 4। देखो दो जो ऑक्सीजन है उस पर क्या लगा हुआ है माइनस चार्ज, ठीक है। और एक जो ऑक्सीजन बचा वो क्या होगा न्यूट्रल, मतलब डाइवैलेंट। तो ये हमारा डाइवैलेंट वाला, और दो जो ऑक्सीजन जिस पर माइनस चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा मोनोवैलेंट, ये इस तरीके से। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 और ये 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 0 होंगे। टोटल आएगा 3। ऑर्बिटल गिनेंगे sp2, 3 ऑर्बिटल हो गए। क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 और ज्योमेट्री क्या आ जाएगा ट्राइएंगुलर प्लेनर। चलो 24 नंबर का ICl3, आयोडीन का क्या निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। ये पूछा गया है, ये ICl3 ICl5 ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आयोडीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मोनोवैलेंट है तो जोड़िए 1 ये 2 और ये 3। ये जो 2 बच गए वो क्या होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3
नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और ये 2, टोटल आया 5, 5 ऑर्बिटल्स गिनेंगे sp3d, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, तो ज्योमेट्री क्या आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगला एग्जांपल कर लेते हैं जो है ICl5। इसमें आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं जो मोनोवैलेंट होने के कारण सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। एक बच गया है लोन पेयर। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, टोटल आया 6, 6 ऑर्बिटल गिनने हैं, क्या होंगे sp3 और d के 2, sp3d2 के साथ जो ज्योमेट्री आएगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट करते हैं ICl7, आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। आयोडीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 क्लोरीन जोड़ने हैं, सातों के सातों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, टोटल आएगा 7 और इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d3 और ज्योमेट्री आएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और ये 5, 5 क्लोरीन जोड़ने हैं, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। Z की वैल्यू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम है 5 और नंबर ऑफ लोन पेयर है 0, टोटल आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा sp3d। ज्योमेट्री क्या आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अगला करते हैं ये जैसे इसी का कर लेते हैं। चलो पहले फास्फोरस, ये टेट्राक्लोराइड आयन जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है PCl4+, ठीक है। तो आयनिक स्पीसीज का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका और बताता हूं, क्या रास्ता है। इसमें क्या करना है आपको, यहां अगर पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। ये एक तरीका है, एक्चुअल स्ट्रक्चर अलग होता है, पर ये हम निकाल रहे हैं सिर्फ इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो निकालना सीखना है, कैसे सीखना है, आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम को लिखिए, यहां पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके होते हैं 5। अब यहां पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज बाहर निकला तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही अगर यहां निगेटिव चार्ज रहता तो निगेटिव चार्ज किस में रहता है, इलेक्ट्रॉन में, तो आकर जुड़ा होगा तभी एक निगेटिव चार्ज बढ़ा होगा। इसीलिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को हटा देना है, और अगर निगेटिव चार्ज रहा कहीं तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, चलो यहाँ PCl4, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव था तो मैंने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो एक कम करना है। अब यहाँ जो बचे हैं उनको जोड़ना है, 1 2 3 और ये 4। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है। अब ये Z क्या होगा, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2 3 4 प्लस लोन पेयर बचे हैं क्या, नहीं 0, टोटल आया 4 और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका, sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब अगला करते हैं, मान लो मैं लिखा PCl6 माइनस, तो माइनस चार्ज इसके पास कहां से आया होगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन में होते हैं माइनस चार्ज, इसीलिए ये क्या जनरेट कर दिया, माइनस। ठीक है, तो यहां फास्फोरस, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो आपको करना क्या है, अगर पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, निगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, ये तरीका। ठीक है, तो यहां कितने क्लोरीन है, फिर जोड़ दो आप, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, 5 और ये लास्ट है 6। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम है यहाँ पर 6,
और लोन पेयर है 0, टोटल आया 6। तो ये देगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर आएगा इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। वैसे ही और करके देख लेते हैं। मान लो I3 ये पूछा गया है ना, I3 माइनस और I3 प्लस ये पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो यहां पर आप ध्यान देना, यहां कितने हमारे आयोडीन है? 3 आयोडीन है, 1 आयोडीन, 2 आयोडीन और 3 आयोडीन, जिसमें एक माइनस चार्ज लगा है। मतलब एक के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक में माइनस चार्ज है। ठीक, तो आप उसी को जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसको लिखना है। आयोडीन के एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है, तभी इस पर क्या आया? माइनस चार्ज। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देना है, सिंपल। अब यहाँ जो 2 आयोडीन बचे हुए हैं इनको आप जोड़िए, 1 और ये 2, बचे कितने? 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और ये 3 लोन पेयर। अब Z की वैल्यू निकाल लीजिए। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 1 2, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3, टोटल आया 5। तो ये क्या देगा? sp3d। क्या ज्योमेट्री आएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, एक और कर लेते हैं। वो क्या है? I3 प्लस। यहां कितने आयोडीन है? यहां भी है 3 आयोडीन, 1 ये 2 और ये 1 3। एक में कौन सा चार्ज है? प्लस, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप उससे कम कर देंगे। तो यहां पर मैंने रखा आयोडीन और इस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पर क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है आपको एक इलेक्ट्रॉन हटा देना है, कम कर देना है। अब आप जोड़ेंगे कितने? 2 आयोडीन बचे हैं उनको, तो 1 आयोडीन और ये 2 आयोडीन बचे हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 2 है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और ये 2, टोटल क्या आया इसका? 4। ऑर्बिटल्स गिनेंगे sp3, ज्योमेट्री क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से बहुत सरल या इजी वे में हम ऐसे आयनिक स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इसमें पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो सेंट्रल एटम से, और अगर निगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो सेंट्रल एटम में। ठीक है, अब ये तो हो गए सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखे हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के बने कंपाउंड्स हैं, उनके भी हाइब्रिडाइजेशन हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो आप चाहें इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर देखेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे। चलिए अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये जो कार्बन होता है वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 4 बॉन्ड ही बनाता है। तो यहाँ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ चारों जब बॉन्ड बन चुके होते हैं तो लोन पेयर का कोई झंझट ही नहीं होता। तो लोन पेयर तो उसमें 0 होगा। तो जहां भी हमें निकालना होगा हम सीधा सीधा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, और उसके बाद लोन पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जैसे नहीं समझ में आया होगा तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा, मान लो ये, इसको बोलते हैं एथेन। ठीक है, एथेन में यहां इस कार्बन का मुझे मान लो निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हुए? ये 4 बॉन्ड बनाता है, लोन पेयर का कोई दिक्कत ही नहीं है, लोन पेयर को छोड़ो। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने? इस कार्बन के साथ कितने जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन, और एक क्या जुड़ा है यहां पर? एक यहां ये कार्बन जुड़ा हुआ है। नहीं समझ में आया तो ये इस तरीके से है, ये CH3 और उसके बाद ये CH3, इसका निकालना है। तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हुए? 1 2 3 4। Z लिख लो, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 4, और लोन पेयर तो है नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चारों यूज हो गए, तो लोन पेयर 0। टोटल कितना आया इसका? 4, और 4 के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। ज्योमेट्री क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। ये लो, आसान है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन। ठीक है, इसमें क्या है? नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं? इस कार्बन के साथ ये जुड़ा है 2 हाइड्रोजन, और उसके बाद डबल बॉन्ड से ये वाला कार्बन जुड़ा है। नहीं समझ में आता है, इसको भी ओपन करके लिख सकते हैं। ये C डबल बॉन्ड, ये C और ये डबल बॉन्ड C, यहाँ ये हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। वैसे ही यहाँ भी ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन का अगर मुझे निकालना है तो कितने अटैच्ड एटम है? 1 2 और ये वाला 3।
तो अटैच्ड एटम हुए 3 और यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो कंजट ही नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। टोटल कितना आया 3 और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या देगा sp2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ट्राई एंगुलर प्लेनर। ठीक है, और करके देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा CH3 CH2 CH, काम करते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला बना लेते हैं CH ऐसे। ठीक है, अब मान लो मुझे ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या करूंगा, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, इस कार्बन से कौन जुड़ा है ये वाला कार्बन, ये 1 हो गया। उसके बाद ये वाले से कौन जुड़ा है ये वाला कार्बन 2 हो गया। हालांकि अगर आपको ऐसे इतनी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे ये वाला जो कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है ऐसे बोल रहे होंगे, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको ओपन करके। ये CH3 है, ये वाला कार्बन ऐसे जुड़ा है और यहाँ ये H और यहाँ ये H ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, तो कार्बन चैन में कार्बन और कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। जो हाइड्रोजन होता है वो ये जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल कार्बन है उससे जुड़े होते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड ये C और ये H। अब देखिए वो अब साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो कार्बन है वो कितने एटम से जुड़ा हुआ है, ये 1 और ये 2। तो Z इज इक्वल टू हो गया अटैच्ड एटम 2, लोन पेयर 0, टोटल कितना आ गया 2 और 2 ऑर्बिटल गिनोगे तो आपका आएगा sp। ये क्या देगा लीनियर ज्योमेट्री। और करके देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बनाया CH3 ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, इसको बोलते हैं एसिटाइलडिहाइड। एसिटाइलडिहाइड में इस वाले कार्बन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या करूंगा, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, कितने अटैच्ड हैं, कार्बन चेन में कार्बन किससे जुड़ा रहेगा, कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो ये 1 इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ये दूसरा हाइड्रोजन से और ये तीसरा ऑक्सीजन से। तो कितने हो गए, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 3, लोन पेयर तो होता नहीं है, टोटल कितना आया 3। क्या आएगा sp2। ठीक है, 3 ऑर्बिटल गिने sp2 ट्राई एंगुलर प्लेनर। ठीक है, कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड का भी कर लेते हैं। मान लो मैंने लिखा यहां पर बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। अब ये कोने कोने में क्या रहता है कार्बन, कोना कोना जो दिख रहा है वो सब कार्बन है। और C6 1 2 3 4 5 6, अब H6 भी करना है, फॉर्मूला होता है C6H6। H6 मतलब सारे जो कार्बन में है वो एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये है बेंजीन। तो क्योंकि सारे कार्बन एक जैसे हैं, सब में एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम किसी भी एक का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए तो सबका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, एक जैसे रहेगा। ठीक है, तो यहां एक का निकाल लेते हैं। चलो इस वाले कार्बन का निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हुए, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, ये वाले कार्बन से, तो ये 1, ये दूसरा इससे जुड़ा है 2 और ये किससे जुड़ा है हाइड्रोजन से 3। तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं 3, लोन पेयर तो होता नहीं है 0, टोटल कितना आया 3। क्या आएगा sp2 ज्योमेट्री ये ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन का हम आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से। अगर आपको और कुछ निकालना है तो मैं एक आध और एग्जांपल दे देता हूं, आप चाहें बनाकर देख सकते हैं। CH2 CH, इसमें आप निकाल सकते हैं हर एक कार्बन का, हर एक कार्बन का, इसका निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, इसका, और ये हो गया यहां पर एक आएगा, इसका भी निकाल सकते हैं। सबके हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं। यहां पर इसका देखेंगे तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये 2 हो गया, और इस कार्बन के साथ और कौन जुड़ा है, ये वाला कार्बन। तो Z इज इक्वल टू कितना हो गया 3 अटैच्ड एटम, लोन पेयर 0, टोटल कितना आया भाई, टोटल आया इसका 3 sp2। इस वाले कार्बन के लिए देखेंगे इसमें कितना है, ये हमारा एक कार्बन से जुड़ा है और ये वाला दूसरा कार्बन से, तो ये वाला और ये जो हाइड्रोजन है वो तीसरा। तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हो गए 3, लोन पेयर 0, टोटल आया 3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। ये एक कार्बन से, 2 कार्बन से, और ये जो हाइड्रोजन है वो 3, तो 3 अटैच्ड एटम हो गए, लोन पेयर 0 sp2। इस वाले का करके देखेंगे तो इस वाले का भी वही आएगा, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितना है 1,
ये वाला कार्बन 2 और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो 3, तो सेम आएगा इसका भी sp2। इसका देखेंगे ये 1 एक कार्बन से जुड़ा है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है और ये हाइड्रोजन, इसका भी टोटल 3 आएगा, तो 3 के लिए sp2। हाँ, इसका अलग आने वाला है। क्यों अलग आने वाला है? क्योंकि ये कितने एटम से जुड़ा है? एक तो ये इस वाले कार्बन से, कार्बन चेन से जुड़ा है, मतलब ये कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन से जुड़ा एक और ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो Z इज इक्वल टू होगा अटैच्ड एटम 4, लोन पेयर 0, तो टोटल आने वाला है 4 और ये क्या देगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आराम से, बहुत आराम से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से इन ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। अब हो सकता है ये ट्रिक भी आपको हार्ड लग रहा होगा, तो हमारे पास एक और ऐसा ट्रिक है जिससे ना आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा, ना ही उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ना ही ऐसे कोई डिजाइन बनाना पड़ेगा। आप ऐसे सिर्फ नंबर लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आप चाहें इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर वो वाला ट्रिक भी हम देखेंगे। तो चलिए, एक और मेथड है जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं उससे कहीं ज़्यादा इजी ये मेथड पड़ता है, पर सब मेथड के अपने अपने फायदे हैं। उस वाले मेथड से आप लोन पेयर को भी जान सकते हैं कि किस एटम में कितने लोन पेयर हैं, तो उससे हम शेप भी निकालना सीख जाएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे हम किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन के साथ उसका शेप निकालते हैं। पर इस वाले जो मेथड से, इससे हम हाइब्रिडाइजेशन बस निकाल पाएंगे। पर ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, सुपर ट्रिक है, जिससे बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम जो है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी तो हम वही चीज कर रहे थे, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर रहे थे, तो उसी के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्लस, अगर उसमें कोई निगेटिव चार्ज है, एनी निगेटिव चार्ज ऐसे लिख देता हूं, निगेटिव चार्ज, तो जो भी निगेटिव चार्ज है उसको ऐड करना है, ठीक है। माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज उसमें है तो उसको क्या करना है? माइनस करना है। उसके बाद उसमें ऐड करना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। इस तरीके से ये हो गया फॉर्मूला। दिखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, पर ये एक बार याद हो जाए तो बहुत आसान ट्रिक देता है ये, और एकदम जल्दी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक और चीज, इतने को पूरा कैलकुलेट करोगे आप, तो कैलकुलेट करने के बाद आपको इसको हाफ करना है, तो 1/2 इस टोटल को हाफ करना है, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक। निगेटिव चार्ज है उसको आप ऐड करोगे, पॉजिटिव चार्ज है उसको आप माइनस करोगे, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम आप उसमें ऐड करोगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर्मूला। ट्राई करके देखते हैं कि वो क्या सरल तरीका था या ये सरल तरीका है। कोई भी ले लेते हैं, जैसे मैं लिया NH3, एग्जाम्पल ले लिए NH3। चलो स्टार्ट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालेंगे। इसमें 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें कोई निगेटिव चार्ज है? नहीं है, तो नहीं, निगेटिव चार्ज नहीं है तो नहीं लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, प्लस करके लिखेंगे। हाँ, मोनोवैलेंट एटम है, हमने सीखा है कि हाइड्रोजन क्या होता है? मोनोवैलेंट एटम। तो कितने हैं मोनोवैलेंट एटम? 3। टोटल कितना आया इसका? 1/2, 5 + 3 = कितना हुआ? 8। तो ये दोनों कटेंगे, कितना आएगा टोटल? 4। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आ गया? sp3। सेम ही तो है, वहां भी हमने sp3 निकाला था, यहां भी हमने sp3 निकाला, ठीक। और करके देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा PCl5, इसका 1/2। फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। क्या इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज है? नहीं, तो वो वाला हम स्किप करेंगे। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, और कितने हैं ये? 5। तो ये टोटल हो गया 1/2 × 5, 10। तो ये कट के आएगा लास्ट में 5। क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आया? sp3d, वही निकाले हैं, ठीक। और करके देख लेते हैं। मान लो CO3 2-,
CO3 क्या करना है 1/2 सेंट्रल एटम कौन है कार्बन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। उसके बाद क्या करना है माइनस चार्ज बिल्कुल है यहाँ पर, निगेटिव चार्ज यहाँ 2 निगेटिव चार्ज है उसको क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, तो 2 को ऐड कर दिए। क्या यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज स्किप करोगे। उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यहाँ कहाँ नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ये तो ऑक्सीजन डाइवैलेंट एटम होते हैं, तो ये मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं। मोनोवैलेंट में कौन कौन से आएंगे हाइड्रोजन और जो हैलोजन होते हैं वो मोनोवैलेंट कहलाएंगे। 1/2 4 + 2 ये क्या हो जाएगा 6, तो ये कटकर आएगा कितना 3, तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन देगा ये देगा sp2, यही निकाले हैं सेम चीज है ठीक है, बस ट्रिक अलग है। और कोई देख लो जैसे SO4 2 1/2 सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, उसके बाद माइनस चार्ज बिल्कुल है, 2 माइनस चार्ज है तो 2 माइनस चार्ज को ऐड करोगे ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट एटम होता है तो मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, स्किप कर दो। 1/2 कितना हुआ 8, ये कटा कितना आया 4, क्या आएगा 4 ऑर्बिटल्स गिनो sp3 यही निकाले हैं ठीक है। और करके देख लेते हैं NH4 प्लस 1/2 नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 प्लस, यहां निगेटिव चार्ज है नहीं है, उसके बाद यहां पॉजिटिव चार्ज है हाँ है, पर यहां मैं प्लस लिख दिया, यहां इसको घटाना है तो इसको क्या करेंगे माइनस कितने पॉजिटिव चार्ज हैं 1। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें मोनोवैलेंट एटम भी है, कितने हैं भाई 4 हैं, तो मोनोवैलेंट एटम कितने हुए 4 ठीक है। 1/2 4 और 4 ये हो गया 8, ये इससे माइनस किए क्या हुआ 4 और 4 + 4 कितना हुआ 8, ये कटा टोटल आया 4 और ये क्या हाइब्रिडाइजेशन देगा sp3, बहुत आसानी से बनेगा ठीक है। और करके देख लेते हैं PCl6- इसका भी निकाल चुके हैं हम, क्या करेंगे ये 1/2 फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, उसके बाद क्लोरीन ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज जो है उसको ऐड करना है, माइनस चार्ज को ऐड करेंगे +1, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, क्या है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कितने हैं मोनोवैलेंट एटम है 6, टोटल करिए कितना आता है 1/2 5 6 और ये कितना हो गया 12, कटा टोटल आया 6, ये क्या देगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो ये उससे ज़्यादा आसान तरीका है, पर इससे हम क्या निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इससे शेप निकालना मुश्किल होता है, तो इसीलिए वो जो ट्रिक है वो शेप निकालने के लिए आगे जब पढ़ेंगे वो शेप निकालने के लिए बहुत ही कारगर है, पर इससे हम क्या बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आप जितने भी मॉलिक्यूल हम इससे पहले किए हैं उसमें ये वाला ट्रिक आप अप्लाई करके देख सकते हैं, वही हाइब्रिडाइजेशन आएगा जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो ये टोटल हम ट्रिक के माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन आज निकालना सीखे। अब आप हाइब्रिडाइजेशन के कोई भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो आसानी से आपसे बनेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ जो होने वाला है शेप हम कैसे निकालेंगे। ये जो हाइब्रिडाइजेशन आया जैसे sp3 आया, sp3 के साथ इसका ज्योमेट्री आता है टेट्राहेड्रल, पर जो लोन पेयर होते हैं वो उनका शेप चेंज कर देते हैं। तो कैसे हम इन मॉलिक्यूल्स का शेप डिटरमाइन करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।